सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा हुआ रद्द। खराब मौसम के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज वर्चुअल माध्यम से बहराइच, औरैया और बदायूं में डायलिसिस यूनिट का किया शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिले डायलिसिस यूनिट से लैस हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी में गौरीगंज के नवोदय विद्यालय में 529 दिव्यांग जनों में लगभग 1108 सहायक उपकरणों का वितरण किया। कहा कि मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस ने देश को 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया, हटाने का नहीं। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर खड़ा किया सवाल। कहा, जो लोग 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय नहीं दिला सके, वो कैसे दूसरों को न्याय दिला सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 5 दिवसीय यात्रा पर। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ की बैठक। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि सेना को ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भारतीय नागरिक को ठेस पहुंचे। लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी। चेन्नई में अभिनेता और डीएमडीके के प्रमुख कैप्टन विजयकांत के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म में उनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं मिला न्योता। हालांकि हम खुश हैं कि मंदिर बन रहा है, जिसके लिए बहुत लोगों ने दान दिया है। राम मंदिर पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया पलटवार। कहा कि सैम पित्रोदा इस देश की भावनाओं को कितना समझते हैं। वे विदेश में रहते हैं और विदेशी तरीके से ही सोचते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े एक केस की चार्जशीट में किया गया दर्ज। ईडी ने बताया कि प्रियंका गांधी ने दिल्ली के रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में खरीदी जमीन। कोहरा और लो विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने बसों के संचालन के संबंध में जारी किए निर्देश। विजिबिलिटी कम होने पर न चलाएं बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में 4 कॉरिडोर का भी करेंगे शुभारंभ। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या जनपद के रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम किए जाने का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। का रेल मंत्री ने उठाया सही दिशा में कदम। इस फैसले का मैं करता हूं स्वागत। भगवान श्री राम लाला मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, बहुत दिन से थी इसकी मांग। अखिल भारतीय संत समिति ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मांग। का प्राण प्रतिष्ठा पर किए जाए सार्वजनिक अवकाश। अयोध्या में 84 कोशी परिक्रमा मार्ग को मध्य निषेध क्षेत्र किया जाएगा घोषित। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि इस क्षेत्र से सभी शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शिलापट को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। अब इन विकास शिलापट पर अधिकारियों का नाम लिखने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पहुंचे दिल्ली। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार पार्थी, सेन शर्मा और पी गुरु प्रसाद भी मौजूद। प्रदेश के 70 ईंट भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। बोर्ड ने इन सभी ईंट भट्टों पर 27 करोड़ 56 लाख 31 हजार रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति कर लगाया जुर्माना।
तो खबरों की शुरुआत करते पर सबसे पहले आइए देखते हैं अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी कुछ खबरों को। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या नगर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए अतिरिक्त स्वच्छता कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य हो और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ठोस कार्ययोजना बनाए। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को धर्मनगरी अयोध्या से देश को एक नया एयरपोर्ट मिलेगा और अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन से धर्मनगरी में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह रामनगरी के लिए जारी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। जैसे जैसे ये पल समीप आ रहा है, आमजन में जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में 7 दिनों तक वृहद स्तर पर अनुष्ठान प्रक्रिया चलेगी, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के करकमलों से श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे। इन दोनों अवसरों पर अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। इसको सजाने संवारे में पूरे देश के कलाकार और उनकी खास कलाकारियां इस पूरे अयोध्या में देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम धर्म पथ पे खड़े हैं। अगर हम कहें तो ये अयोध्या का जो बाईपास है, उस बाईपास से सीधे अयोध्या में जो प्रवेश करने का रास्ता है, जिसे 4 लेन का बनाया गया है, इसको धर्म पथ कहते हैं। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना जो है रोड शो शुरू करेंगे, अयोध्या वासियों से अपनी मुलाकातें शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक दीवार है। इस दीवार पर टेराकोटा के माध्यम से भगवान राम के चरित्र के विभिन्न अंशों का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे सड़क के किनारे दर्जनों स्थान बनाए गए हैं जहां पर टेराकोटा की मिट्टी के द्वारा, जो खास तौर पर राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उसे यहां पर बनाने वाले कलाकार पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल के कलाकार रात दिन लगातार लगा करके अयोध्या के सुंदरीकरण और भगवान राम के चरित्र की भव्यता को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। मार्गों को फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा है। लगभग 1 लाख क्विंटल से अधिक जो है फूल अयोध्या वासियों ने एकत्र किए हैं। उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के अवतरण जो होने जा रहा है, जो रामलला का विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नायक के तौर पर अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्यावासी उनको एक नायक के तौर पर देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रधानमंत्री की अगवानी पर अयोध्यावासी उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए और उनको पूरी तरीके से अभिनंदन करने के लिए। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अब मदिरा बिक्री पर योगी सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगाने का निर्णय किया है। प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने आज हरदोई में दूरदर्शन को बताया कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को पूरी तरह से मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। अब और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों को शिफ्ट करने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बंदी करी है, मद्य निषेध लागू किया है, वो 84 कोसी परिक्रमा का जो मार्ग है उस मार्ग पे किया है। ये निर्णय हम लोगों ने किया था कि क्योंकि अयोध्या एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है,
और एक भव्य दिव्य मंदिर भी वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसका अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं भगवान रामलला की। तो ये निर्णय हुआ था कि हम 5 कोसी क्षेत्र को मद्य निषेध करेंगे। वहाँ जो भी दुकान, जो परिक्रमा मार्ग है, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग, उसमें मद्य निषेध करेंगे। जितनी भी दुकानें हैं मदिरा की उस मार्ग पर, उस सभी दुकानों को हम लोग हटाएंगे। और यही निर्णय हुआ और हम लोगों ने उस 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पे जितनी भी दुकानें हैं उन सब दुकानों को वहां से हटा दिया गया है, मद्य निषेध कर दिया है। और अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं वाराणसी के लकड़ी का खिलौना बनाने वाले कारीगरों को सबसे ज्यादा खुशी है। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगरों के पास इस समय बहुत लंबा ऑर्डर है। राम दरबार सहित अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बनाने का काम मिला है। बता दें कि 1 लाख पीस मंदिर के मॉडल बनाने का ऑर्डर मिलने से कारीगर बहुत खुश हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दौरान यहां आने वाले खास लोगों को उपहार स्वरूप ये मॉडल दिया जाएगा। कारीगर रामेश्वर सिंह ने बताया कि हम लोग लगातार मंदिर के मॉडल को बना रहे हैं और अब तक 75,000 मॉडल भेजा जा चुका है। शेष भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास किए तभी से हम लोग को ये लगने लगा कि अब ये इसका हमको मॉडल बना के देना है। जब इसका मॉडल फाइनल हो गया राम मंदिर का, तब से हम लोग माल बना करके तब से तक 75,000 पीस माल जा चुका है पूरे बनारस से। और हम लोग को 25 से ऑर्डर बाकी भी देना है और हमें लगता है कि इसके आगे भी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मांग के हिसाब से और ज़्यादा भी बन सकता है। और ये राम मंदिर का मंदिर है जो बना रहे हैं, हमको 3 महीने से मिला हुआ है करने वाले। और रोज़ हम रेगुलर आते हैं सुबह काम करने करके जाते। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको बना के देना है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमको काम करने को मिला है, अवसर मिला है करने के लिए और आगे हमको मिलता रहेगा करने के लिए। और केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी में गौरीगंज के नवोदय विद्यालय में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 529 दिव्यांगजनों के में लगभग 1108 सहायक उपकरणों का वितरण किया, जिनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। इनमें 394 ट्राईसाइकिल, 131 मोटराइज्ड साइकिल, 338 बैसाखी, 50 फोल्डिंग चेयर इत्यादि उपकरण वितरित किए गए हैं। दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये सहायक उपकरण आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भरेंगे। अगर आप खुद एक कैंप लगवाएं विशेष दिव्यांग हमारे नागरिकों के लिए, न सिर्फ उनकी दिव्यांगता सुनिश्चित करने के लिए, न सिर्फ ये देखने के लिए कि उनको समय पर पेंशन मिल रही है नहीं, उनकी और भी अगर कोई मेडिकल चुनौती है तो एक विशेष दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल कैंप पूरे लोकसभा क्षेत्र में खुले। आज मैं ये निवेदन सार्वजनिक आपसे कर रही हूँ सीएमओ साहब, आशा करती हूँ कि आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें। आज यहाँ दिव्यांगों के लिए जो है बहुत सारे उपकरण मिल रहे हैं, जिसमें हमको बैटरी चलित मोटराइज ट्राईसाइकिल मिली है। इससे सरकार द्वारा जो ये वितरण हुआ है, इससे सामाजिक लोगों को जो दिव्यांग हैं उनको बहुत बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। हम सब विकलांग लोगों को एक साइकिल मोटराइज उन्होंने दिया है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस साइकिल से अब बाजार है, कहीं रिश्तेदार नातेदार आना जाना, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। और हम लोग इस मोटराइज गाड़ी से बाजार के मार्केट में आ जा सकते हैं, तमाम रिश्तेदारों के साथ में भी आ जा सकते हैं। हमें बहुत महान खुशी है, तमाम विकलांग भाई भी बहुत खुश हैं। जय हिंद, जय भारत। और भारतीय रेलवे और स्थानीय जनता के बीच समन्वय और स्टेशनों के सांस्कृतिक पहचान के प्रति जानकारी और जागरूक करने के उद्देश्य से सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल की ओर से आयोजित इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रतिनिधि एसके गौतम, क्षेत्रीय सांसद पकौड़ी कोल, क्षेत्रीय विधायक भूपेश चौबे सहित अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने रेलवे द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा की। उत्तर मध्य रेलवे के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने रेलवे स्टेशन की भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। क्षेत्रीय सांसद पकौड़ी कोल ने भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं के लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज देश विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसमें हम सभी का सहयोग आवश्यक है। स्टेशन महोत्सव का जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है वो रेल मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया है।
पूरे देश से स्टेशंस को उनकी प्रकृति के आधार पर चयन करके और उनके इतिहास और उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आम जन में जन जागरण करने, उनको समझाने और उनको अपने स्टेशन रेल मंत्रालय से व्यक्तिगत तौर पे कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन रेल मंत्रालय द्वारा किया गया। हमीरपुर जिले में नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता के धन परिवर्तन करने की सूचना पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी। आशीष गुप्ता से मोहम्मद यूसुफ बने नायब तहसीलदार के एक मुस्लिम युवती से निकाह करने की भी चर्चा है। हालांकि तहसीलदार ने उर्दू सीखने के चलते मस्जिद पहुंचने और नमाज पढ़ने का मामला संज्ञान में आने की बात कही है। नायब तहसीलदार ने धन परिवर्तन की बात को नकार दिया है। वहीं आशीष कुमार गुप्ता की पत्नी आरती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 व्यक्तियों के नाम दर्ज तथा 4 से 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। एक महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके पति, जो कि अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है मौदा में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, और शादी करने के लिए ही वहां पे एक दरगाह के मौलवी द्वारा उनका नैतिक धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहरीर दी है, 3-4 लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग हैं जिन सबके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें मौलवी और एक नामजद अभियुक्त मुन्ना, इन सबको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 700 से अधिक मामले सामने आए हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या इस समय देश में 4097 है। लखनऊ के केजीएमयू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने भी कहा कि कोविड के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का समय आ गया है। 2 गज की दूरी के साथ अपने कमरे में वेंटिलेशन बनाना भी बेहद जरूरी हो गया है। JN1 वेरिएंट भी काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है। एक रोगी से 40 लोग इन्फेक्शन की जद में आ सकते हैं, तो तेज़ी से फैलने वाला वायरस तो है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं, अभी और देखना बाकी है कि मौत में या सीरियस डिजीज़ में कितने कन्वर्जन होंगे, कितने मामले ऐसे होंगे। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न 2-3 वजह से ही हम लोग मानते हैं। एक तो स्प्रेड की वजह से मानते हैं कि जिसको बहुत तेज स्प्रेड है वो कंसर्न होता है। दूसरा, सीरियस डिजीज़ कॉज करने वाले वेरिएंट, कितने मौत में कन्वर्जन हो रहा है या कितनी मौतें हो रही हैं, एक ये रहता है। और तीसरी बात होती है कि जो हमारे वैक्सीन है, जो वैक्सीनेट किए गए हैं लोग, उसको एस्केप कर रहा है क्या, वो वैक्सीन उस पर कारगर है कि नहीं है। तो ये तमाम बातों पे अभी नज़र है, सर्विलांस चल रहा है। और अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यही निर्णय लिए गए हैं कि सर्विलांस हो एक्टिवली। जहाँ जहाँ जो मामले सामने आ रहे हैं वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग हो, वहाँ के लिए भेजा जाना चाहिए नमूनों को, और लगातार इस पर नज़र रखने वाली बात है कि कितना तेजी से ये स्प्रेड होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज वर्चुअल माध्यम से बहराइच, औरैया और बदायूं में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एनेक्सी भवन में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद है। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिले डायलिसिस यूनिट से लैस हो गए हैं। इससे तीनों जिलों के किडनी रोगियों को डायलिसिस का लाभ सीधे मिल सकेगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत तेजी के साथ स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो रहा है और इस दिशा में हमारी सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब जानते हैं कि 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज भी बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बजट में भारत सरकार के माध्यम से 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। बाकी 30 मेडिकल कॉलेज हमारे पास निजी क्षेत्र के, 35 सरकारी क्षेत्र के चल रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में 3 यूनिट डायलिसिस मशीन का आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण भी देखा गया। डायलिसिस यूनिट का फीता काट कर उद्घाटन सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और जिलाधिकारी मोनिका रानी ने संयुक्त रूप से करते हुए कहा कि इस यूनिट के लगने से स्वास्थ्य चिकित्सा से बहुत लोगों के जीवन की रक्षा होगी,
साथ ही बहराइच सहित पड़ोसी जनपद और नेपाल तक के मरीजों को भी इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जब से वो सत्ता में आई, लगातार उसने प्रयास किए हैं। आज उसी श्रृंखला में आज हमारे बहराइच जनपद में 3 पीपीपी मॉडल पर डायलिसिस मशीनें यहाँ लग रही हैं और जैसा कि सभी को जानकारी हो गई है कि एक डायलिसिस मशीन पे 3 लोगों का एक बार काम हो सकता है। तो औसतन अगर 3 मशीनें हैं तो लगभग 9-10 पेशेंट्स का रोज डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। कि जो पहले यहाँ के रोगी होते थे और डायलिसिस के लिए लखनऊ या दूर दराज के जो जनपदों में जाते थे, तो अब जनता के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और प्रतिदिन 10 के करीब यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ जो है यथाशीघ्र CT स्कैन और अमृत फार्मेसी की भी जल्दी से स्थापना की जाएगी, जिससे जनपद वासियों को बहुत ही राहत मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। बस्ती जिले के बस्ती सदर विधानसभा की गणेशपुर नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। चौपाल में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए जिससे लाभार्थियों को बिना परेशानी के सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। आयुष्मान कार्ड का कैंप भी लगाया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कृषि विभाग ने कैंप लगाकर किसानों को कम लागत में खेती का हुनर सिखाया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया कि केंद्र सरकार की लाभकारी योजना के तहत मुफ्त राशन, आवास, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जा रही है। इसका उद्देश्य है मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, माताओं बहनों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ उन योजनाओं का लाभ अभी तक जिन लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है किन्हीं कारणों से, उन लाभार्थियों को उसका लाभ मिल जाए, इसकी जागरूकता की दृष्टि से। और कहीं पर किसी कागज की कमी है, कहीं पर आधार कार्ड के उसमें कमी है, उसको कंप्लीट करके उनको लाभ उसको दिया जाए। इस दृष्टि से पूरे जिले में ये यात्रा चल रही है और अभी 26 जनवरी तक चलेगी। जो यात्रा है उसका मकसद यही है कि जो लोग भी किसी योजना से छूट गए उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको उस योजना का लाभ दिलाया जाए। जिस भी विभाग से संबंधित होगा उस विभाग को निर्देश होगा, वो विभाग के लोग जाकर के उस योजना का लाभ दिलाएंगे। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला ना, आवास मिला, 2.5 लाख खाते में आ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत आज लखनऊ के चौक और हुसैनाबाद क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौक क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ब्रजलाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं हुसैनाबाद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने जनता को योजना के बारे में जागरूक किया और कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और पीएम मोदी का संकल्प यात्रा की 100% गारंटी है। वहीं दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि जन जन तक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पहुंचाई जा रही है। देखिए, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके तहत पूरे भारत के हर गांव में, हर कस्बे में, हर वार्ड में जनता के बीच में जाके जो हमारी सरकार की कल्याणकारी योजना है इसका सीधा लाभ हमारी सम्मानित जनता को मिले और जो मोदी की गारंटी है विकास की, भाईचारे की, उन्नति की, तरक्की की, ये गारंटी जन जन तक पहुंचे। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और हमें कह सकते हैं कि आज मोदी की गारंटी पे जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। हमको उज्ज्वला गैस मिली है और राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, फायदा हो रहा है। जिसको जानकारी नहीं होती उसको हम लोग दे भी देते हैं, समझा भी देते हैं। हम आशा भी हो गई है। कई लाभ मिले हमें, जैसे कि जो है राशन मिलता है और विश्वकर्मा उसमें हमने फॉर्म भरा है, अभी हमारा वो नहीं हुआ है। और गैस सिलेंडर मिला है। और अब देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी कुछ खबरें।
और वाराणसी में काशी तमिल संगम पार्ट 2 के तहत चल रहे कार्यक्रम में दक्षिण भारत तमिलनाडु से विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में तमिलनाडु के व्यापारी भी यहां पर आकर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। मिलेट्स के द्वारा बनाई गई चीजों के में बिस्कुट, नमकीन, कुकीज, पास्ता, नूडल्स के अलावा रस तथा ढेरों बेकरी आइटम को यहाँ पर बेचा जा रहा है, जिनकी बिक्री यहाँ काफी हो रही है। और राई, कोदो, ज्वार, बाजरा इत्यादि मिलेट्स और गुड़ से बने हुए बेकरी के उत्पाद तमिलनाडु के एक व्यापारी द्वारा यहाँ पर बेचा जा रहा है। खाने में स्वादिष्ट है तथा किसी भी प्रकार का रसायन और रसायन युक्त कलर और चीनी का प्रयोग नहीं किया गया है। चीनी की जगह गुड़ और खजूर के गुड़ का उपयोग किया गया है तथा इन सभी बेकरी उत्पादों में मिलेट्स का प्रयोग बखूबी किया गया है। We are participating here because of Ministry of Food Processing Industry, PMFME supported company. We are manufacturing various kind of millet based food products. The product called millet cookies, millet namkeen, millet crispy, millet pops, millet pasta, millet noodles, millet chicky and millet snacks. All our products are based on millets. Which one millets? So they are finger millet, pearl millet, kodu millet, barnyard millet, foxtail millet, sorghum, jowar and ragi also we are using a part of our ingredients. और बरेली जिले में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आज पूरा दिन धूप नहीं निकली। लोगों को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ा। ठंड के चलते कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया। सभी निजी और सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे तक लगेंगे। मौसम का मिजाज और बिगड़ा तो कक्षा 10 और 12 के समय में भी बदलाव किया जा सकता है। कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है, 10 फीट से आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग जो है घर में देखते हुए हैं क्योंकि ठंड जो है स्कूल है बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज बुजुर्गों और बच्चों के लिए जो है ये ठंड जो है नुकसानदेह है। स्कूल का टाइम बदल गया, उसकी वजह से जो है रिलीफ मिला है, जानकारी मिली है कि थोड़ा सा देर से बच्चे रख पाएंगे, लेकिन ठंड की वजह से बड़ी समस्या हो रही है। 10 बजे से 3:30 बजे तक का कर रखा है। अब बात आती है 9th, 10th, 11th क्लास के बड़े बड़े बच्चे हैं। हमारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं तो उनको क्लास में रहने की ज़रूरत भी है परीक्षा नज़दीक देखते हुए। लेकिन फिर भी सर्दी का जैसे ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है तो जिलाधिकारी महोदय के विवेकाधीन पर है कि वो टाइम चेंज कर सकते। तो इन खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार। Yeah.